नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप। प्राइम एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। चलिए आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे राज्यसभा में सच बोलने से कैसे भागा विपक्ष। जी हां, क्यों भाषण सुन नहीं पाएंगे खड़गे, ये आगे पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली स्टोरी जो हम आपको दिखाएंगे कि हाथरस में हाहाकार, हादसे का आखिरकार कौन जिम्मेदार और बाबा या सेवादार, ये बड़ा सवाल है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी डिटेल स्टोरी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तीसरी जो बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे आगे की पानी का तांडव। जी हाँ, पानी की जानलेवा धार कैसे इस वक्त लोगों की जान जो है उस आफत में डाल रही है, वो पूरी डिटेल स्टोरी आप प्राइम एट 4 पर देखेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे नीट पर हंगामा। जी हाँ, नीट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, अभी तक क्या कुछ हुआ और सरकार क्या कह रही है, विपक्ष कैसे इस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि कब किंगपिन की बारी आएगी। जी हाँ, कौन है, क्या है, कैसे इसकी बारी आएगी, पूरी खबर आपको डिटेल के साथ हम बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे प्राइम एट 4 की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से मिल रही है। हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल से सामने आई है। यहाँ कलिम्पोंग में 27 स्कूली बच्चों को बचाया गया है। दरअसल बाढ़ के पानी में ये बच्चे जो हैं वो फंस गए थे। देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ 27 स्कूली बच्चे फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। अलर्ट थे यहाँ लोग और यही वजह है कि बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पिकअप वैन के नदी में फंसने से आफत बनाई थी। देखिए ये पिकअप वैन बीच धार में फंसी हुई है और उसमें बच्चे सवार हैं। दहशत का माहौल जब ये पिकअप वैन वहां पर फंसी थी, लेकिन जो वहां स्थानीय लोग थे वो अलर्ट पर थे। जैसे ही मदद के लिए वो वहां पहुंचे, इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आम हो रही हैं क्योंकि ऐसे पिकअप वैन या जो बसेस हैं जो बच्चों को लेकर गुजर रहे होते, पानी की धार बताई जा रही कि अचानक से नदी में बढ़ गई और यहाँ पिकअप गाड़ी देखिए यहाँ पर फंस गई है। सारे स्कूली बच्चे इसमें सवार थे और पानी की धार देखिए कितनी तेज ये धार है। अगर पिकअप वैन पलट गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन 27 स्कूली बच्चों को देखिए यहाँ पर सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये अच्छी बात है कि बच्चों की जान बच गई है। लेकिन अगर ये वैन पलट गई होती तो बड़ा हादसा संभव था। लेकिन यहाँ राहत की बात रही कि बच्चे बचा लिए गए हैं। अगली जो बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, वो भी आपको बता दें। मॉनसूनी मुसीबत के दौर में मंडी में हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा जो है वो गिरा है। लैंडस्लाइड के बाद चट्टान की चपेट में एक ट्रक आया है। तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं, देखिए ये ट्रक कैसे मलबा जो ऊपर से नीचे गिरा उसकी चपेट में ये ट्रक आया है। गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर को जो है अपनी जान जोखिम में यहाँ डालनी पड़ जा सकती थी। लेकिन ड्राइवर को पहले ही पता चल गया क्योंकि ऊपर से जब ये मलबा गिर रहा था तो ड्राइवर ने वक्त रहते कूद कर अपनी जान बचा ली। खतरा टला नहीं है, जगह जगह तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। सड़कों पर दरारें आने लगी हैं। ऐसे में ज्यादा बारिश से रोड को नुकसान भी हुआ है। और अब चलिए मंडी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंडी हाईवे की तस्वीर जरा सोचिए, जिस हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजरती रहती है वहां दरारें नजर आ रही है। इसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। ये वो तस्वीर देखिए, बीच सड़क पर आप दरार देखेंगे, यहां से कई गाड़ियां आपको जाती हुई नजर भी आएंगी। इसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि ऐसे में कभी भी सड़क जो है वो धंस सकती है। वहीं मंडी से एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मंडी में भारी बारिश के बीच भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन से हेल्थ सेंटर को नुकसान पहुंचा है। अगर आप भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो अभी भी खतरे की जद में है। ये वो तस्वीर मंडी हिमाचल से तस्वीर सामने आई है। देखिए जरा, किसी भी वक्त ये ढह सकता है, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ये लैंडस्लाइड की तस्वीर दरअसल हिमाचल के मंडी से सामने आई है। वहीं मंडी जिले की 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे। मंडी के हालात, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक जगह तो लैंडस्लाइड के बाद हाल ये है कि मलबे में ही गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, हाईवे है, ये हाईवे की सड़क है और देखिए कैसे इसमें बड़ी सी दरार आपको नजर आ रही है। मलबे में दबी हुई गाड़ियां भी आपको नजर आएंगी। लैंडस्लाइड के बाद जो पहाड़ों से मलबा गिरता है उसके भी जद में कई गाड़ियां आ जाती हैं।
अगली जो बड़ी खबर मिल रही है वो असम से मिल रही है। असम के नागांव में बारिश से बुरा हाल है। जी हां, बारिश के बाद नदी में जबरदस्त बाढ़ जो है वो देखने को मिली है। बाढ़ की वजह से नागांव के कई इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। नागांव में लोगों के मकान, दुकान सभी डूब चुके हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थान के लिए यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए असम से जो सामने आई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गांव में लोगों के मकान डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मकान, दुकान सभी जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ में बड़ा हादसा चला है जहां चलती बस में अचानक से आग लगी। जबरदस्त आग यहां पर देखने को मिली है। लखनऊ के ठाकुरगंज की घटना बताई जा रही है। ये वो तस्वीरें लखनऊ से जो सामने आई है। देखिए, धुएं का गुबार देख रहे हैं और आग की लपटों को देखकर आप समझ जाएंगे कि आग काफी भयावह लगी है। आग लगते ही यात्री बस से नीचे कूद गए। सीएनजी बस में आग लगने से हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि आग जैसे ही लगी, जो यात्री उसमें सवार थे वो नीचे उतर आए, यानी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन देखिए धू धू कर कैसे ये बस जो है अचानक से जलने लगी। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर से एक बार खतरा मंडराया है। जी हां, मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में खबर मिल रही है मूसलाधार बारिश के बाद देखिए क्या हालात हैं वहां पर। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बेहद डरावनी। जगह जगह लैंडस्लाइड से एक बार फिर लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। अभी की दिक्कतें यहाँ बढ़ी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे पहाड़ों से पानी आ रहा है मलबे के साथ। ये मड वाटर है, देखिए जरा, रास्ते को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से जोशीमठ में लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। और चलिए दूसरी तस्वीर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे लोगों के घरों से पानी की तेज धार बहती नजर आ रही है। घर के आगे देखिए, यहाँ पर लोग मजबूर हैं यहीं से गुजरने के लिए। और ये तेज धार बता रही है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों के मकान हैं और वहीं से तेज धार ऐसे मानो कि नदियां जो है वो सड़कों पर बह रही हो। और यही वजह है लोग काफी डरे हुए हैं। और बारिश के बीच बिहार से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बीच सिवान में एक ही दिन में 3 पुल जो है वो टूटे हैं। 10 दिन पहले बताया जा रहा है कि इस पुल का मरम्मत हुआ था। और देखिए मरम्मत के बाद भी ये पुल का हिस्सा टूट गया। 22 जून को गंडकी नदी पर बना पुल जो है ढह गया था। उसके बाद इसकी मरम्मत की गई, लेकिन नदी में कटाव के साथ ही ये पुल जो है वो बह गया है। एक के बाद एक बिहार से जो तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पुल गिरने का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो सिवान के महाराजगंज में एक ही दिन में 3 पुल गिरे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने है। देखिए पहला पुल जो टूटा और दूसरा पुल किस तरीके से बह गया। नदी तेज धार में इस वक्त बह रही है, कटाव हो रहा है और यही बताया जा रहा है कि ये पुल जो है वो इस वजह से ढह गया है। क्या निर्माण की क्वालिटी रही होगी आप ये समझ सकते हैं। और बिहार से ऐसी एक तस्वीर नहीं, कई तस्वीर पिछले दिनों सामने आई हैं। इससे पहले अगर बात करें तो बिहार में 10 दिन के अंदर 5 पुल गिरे थे। आपको याद होगा अररिया, मोतिहारी, किशनगंज, सिवान से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। टाइम्स नाउ नवभारत पर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछती ये तस्वीरें। 4 तस्वीरें देखिए जरा, कैसे मॉनसून का भार बिहार के पुल जो है वो झेल नहीं पा रहे हैं। कौन दोषी है, किस पर कार्रवाई होगी, सरकार को जवाब देना चाहिए। एक के बाद एक कैसे पुल गिर रहे हैं, ढह रहे हैं। हिस्सा, पूरा बड़ा हिस्सा पुल का जो है वो नदी में बह जा रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार मौन साधे हुए है। और बात करेंगे हाथरस हादसे की अब न्यायिक जांच होगी। जी हां, सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी जो है वो जांच करेगी। कमेटी गठित कर दी गई है। हादसे के पीछे की साजिश है ये पता लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का कहना है अब कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही एक्शन जो है वो लिया जाएगा। घटना की तह में जाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें
कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एडीजी की अगुवाई वाली एसआईटी ने फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो दी है। जी हां, जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट एडीजी की अगुवाई वाली कमेटी ने दी है। सेवादारों ने घटना को दबाने का प्रयास किया, ये कहा जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में बात सामने आई है, सेवादारों ने घटना को दबाने का प्रयास किया है, प्रशासन को अंदर आने से रोका गया है। भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते। तो हाथरस हादसे को लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अस्पताल जाकर घायलों से हालचाल जाना है। सीएम योगी ने कार्रवाई का जायजा भी लिया है, अधिकारियों समेत स्थानीय नेताओं से बातचीत भी की है। हाथरस में घटनास्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। देखिए, घायलों से मुलाकात करते हुए, हालचाल लेते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान हालात का जायजा लिया है। यहाँ जो लोग घायल हुए हैं, घायलों से मिले हैं, उनसे भी समझने की कोशिश की है कि उस दौरान हुआ क्या था, क्यों भगदड़ मची। और खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की, जो भी इसमें जिसकी भी साजिश रही है, जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होगी। हाथरस मामले में उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। हाथरस डीएम को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें देखिए, सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए गए। रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार बताया गया है, यानी सेवादारों पर उंगली उठ रही है। जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जिस भी स्तर पर आई है, वो ये बता रहे हैं कि बाबा के जो सेवादार हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखना यह होगा कि आगे एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। तो हाथरस हादसे से जुड़ी बाकी जो बड़ी खबर है आपको बता दें। इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है कि T20 चैंपियन टीम इंडिया पर बड़ी खबर ये कि बारबाडोस से भारतीय टीम कल सुबह जो है दिल्ली पहुंचेंगे भारतीय क्रिकेटर। जी हाँ, फंस गए थे वहां पर, फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही थी, वहां पर मौसम सही नहीं था। अब स्पेशल फ्लाइट से भारतीय क्रिकेटर को भेजा जा रहा है और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कल दिल्ली पहुंचने वाले। स्पेशल फ्लाइट से भारत लौट रही है टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। टीम इंडिया के तमाम जो प्लेयर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 29 जून को फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था टीम इंडिया ने, लेकिन तूफान की वजह से पिछले 3 दिन से खिलाड़ी जो है बारबाडोस में ही फंसे हुए थे। आखिरकार इंतजार भारतीयों का खत्म होगा। टीम इंडिया जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगी तो वहां पर जो है बहुत ग्रैंड वेलकम की तैयारी की हुई है। तो चलिए फिर से एक बार बात करेंगे हाथरस की। हाथरस हादसे में जहां राज्यसभा में हाथरस का मुद्दा जो है वो गूंजा है, उठाया गया है। विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्री जवाब दे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है। हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। देखिए, यहां सरकार पर भी आरोप लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया। हादसे में मरने वालों के लिए राज्यसभा में मौन भी रखा गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए कि ताकि जो सच्चे लोग हैं वो आने दो। नकली लोग आकर पैसे के लिए बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। होम मिनिस्टर को आप बोलिए, या लीडर ऑफ द हाउस है उनको बोलिए।
हाथरस हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। मैदान में लाखों की तादाद में भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हादसे से पहले का वीडियो देखिए जरा, ये भीड़ जरा देखिए, भीड़ कितनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ आपको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखेगी, कोई ऐसे लोग नहीं दिखेंगे, न सिक्योरिटी के लोग, ना बाबा के सेवादार, कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। लोग कैसे कतार में जाएं या कैसे निकले, कहाँ बैठे, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी। अगर ये भीड़ बेकाबू हुई तो कैसे उन्हें रोका जाएगा, कहां से उन्हें निकाला जाएगा, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो शायद अंदाजा नहीं रहा होगा या जानबूझकर जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई कि कितनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती थी, और यही वजह है कि हादसा देखने को मिला। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या जो है 121 पर पहुंच गई है। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। हादसे वाली जगह पर जांच में जुटी है एफएसएल की टीम। एक तरफ जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन देखिए मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा 121 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ टीम जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। ये तस्वीर देखिए, एफएसएल की टीम जो है वो हादसे वाली जगह पर पहुंची है और हर पहलू से जांच किया जा रहा है। इस वक्त मैं सिकंदराराव के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर बीते दिन एक भयावह हादसा हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहले मैं आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, यही वो घटनास्थल है जहां पर बेकाबू भीड़ इस मिट्टी से फिसलते हुए इस दलदल में जा गिरी और उसके बाद यहां पर एक एक करके कईयों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे इस मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक की टीम इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे, उसके बाद छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं मैं दूर हिस्से में दिखा जाऊंगा कि देखिए किस तरीके से डॉग स्क्वाड के जरिए भी इस पूरे इलाके को तलाशने की कोशिश की जा रही, खंगालने की कोशिश की जा रही कि कहीं कोई और किसी का शव ना पड़ा हो यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से तमाम जो फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पे छानबीन करने में जुटे हुए, ताकि और इस इलाके की पूरी तरीके से घेराबंदी की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ पे अवशेष हैं, जो यहाँ पे सबूत मिल सकते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वहीं हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में अब जांच की मांग जो है वो की जा रही है। जनहित याचिका दाखिल कर जांच की मांग जो है वो की गई है। 5 सदस्यीय कमेटी से जांच कराने की मांग की गई है। इस याचिका में जो याचिका दाखिल दरअसल की गई है, जनहित याचिका, उसमें ये मांग की गई है 5 सदस्यीय कमेटी से जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला पहुंच गया है। तो बाबा की तलाश में फिलहाल पुलिस जो है जगह जगह दबिश दे रही है। एटा, हाथरस, अलीगढ़ समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। साकार हरी के मैनपुरी के आश्रम में छिपे होने की शंका है। हादसे के बाद गाड़ियों के काफिले से आश्रम पहुंचे थे बाबा। फूलों की रंगोली बनाकर स्वागत भी यहां बाबा का किया गया था। बाबा साकार हरी के मैनेजर का फोन बंद है। मैनेजर एसके सिंह की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। साकार हरी की संपत्ति पर बने ट्रस्ट के मैनेजर एसके सिंह बताए जा रहे हैं। मैनपुरी आश्रम के रास्तों पर फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी तादाद में समर्थक आश्रम में मौजूद हैं। तो बाबा साकार पर सामने आई है नई जानकारी। आगरा में होने वाला अगला कार्यक्रम उनका होने वाला था। 4 से 11 जुलाई को उनका अगला कार्यक्रम होना था। आयोजन में शामिल होने के लिए 12,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी। आगरा पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। तो देखिए, बाबा के खिलाफ साल 2000 में मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। आगरा में बाबा साकार हरी का सेफ हाउस जो है वो भी बना हुआ है। 10 सालों से ताला इस सेफ हाउस में लगा हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी साकार हरी का आश्रम बताया जा रहा है। 20 एकड़ में ये आश्रम लखीमपुर खीरी में जो है वो फैला हुआ है। कहां कहां बाबा के सेफ हाउस या आश्रम है और बाबा कहां छिपे हुए हैं, फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। वहीं घटना के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर भी हमला बोला है।
अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहाँ कि जो पूरे देश में अनियंत्रित बाबा बाजार चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आज इस घटना ने एक देश को झकझोरने का काम किया है कि ऐसे बाबा जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये किस पृष्ठभूमि से आते हैं? कैसे ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं? इस पे कहीं कोई नियंत्रण, कहीं कोई रोक लगेगी क्या? मैं सीधी सी बात कहता हूं, क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। टैक्स के पैसे हैं वो तो आप जितना चाहे लुटा दीजिए, उससे कोई पीड़ितों को निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जो जाने चली गई, जिनकी ज़िंदगी चली गई, उनके परिवार वालों को आप कैसे उसका मुआवजा देंगे? वो तो कोई मुआवजा है नहीं। किसी की जान की कीमत आप कितना लगा देंगे? तो ये सब सिर्फ आई वॉश है और उन्हें सही ढंग से प्रशासन और शासन चलाना नहीं आता है। अधिकारी निश्चित रूप से उनके वश में नहीं है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस मामले में अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, सब जानते हैं कि कथावाचक के साथ किनकी फोटो दिखी है। एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। और आगे आपको दिखाएंगे राज्यसभा में पीएम मोदी ने कैसे साधा विपक्ष पर निशाना, लेकिन उसके पहले पठानकोट में 3 संदिग्ध कौन, देखिए। पंजाब के पठानकोट में 3 संदिग्धों की फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में 3 संदिग्ध एक दुकान में गन्ने का जूस पीते दिखाई दे रहे हैं। तीनों ने बीएसएफ की वर्दी पहनी हुई है। इनकी फोटो 29-30 जून के बीच की बताई जा रही है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस अब इन तीनों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से न घबराने की अपील भी की है। अब पुलिस इनकी तलाश के साथ साथ इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिर ये तीनों संदिग्ध कहां से आए। कर्नाटक में विजयपुरा में 6 जुआरियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुआरी यहां नदी के किनारे जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस ने यहां पर छापा मार दिया। पुलिस के छापे के डर से ये सभी जुआरी नदी में कूद गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर तभी वहां अचानक तेज तूफान आने लगा और कृष्णा नदी उफनने लगी, जिसके कारण 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बिहार में बारिश के कारण पुल टूटने का सिलसिला थम नहीं रहा। सीवान के महाराजगंज में एक ही दिन में अचानक 3 पुल टूट गए, जिससे कई गांवों के बीच का संपर्क टूट गया। गंडकी नदी पर बने 2 पुल और धमही नदी पर बना एक पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि पुल के नीचे की मिट्टी की कटान की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा के करनाल में एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई संजीव कुमार को सिर में गोली मारी गई। बीती रात 8:30 बजे 2 बाइक सवार ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली की आवाज सुनकर परिवार की महिलाएं बाहर निकली तो संजीव कुमार लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे थे। संजीव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित को एक एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि अरुण नाम के इस आरोपित को जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो पुलिस की ही पिस्टल छीनकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा और पुलिस की टीम पर उन्हीं की पिस्टल से फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। राज्यसभा में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मणिपुर के हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है, संविधान के प्रति में कारनामे छिपाने की कोशिश की गई है। ये भी कहना है पीएम मोदी का, कांग्रेस को एससी, एसटी और दलित विरोधी तक बताया है। हम सभी को
राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। ऐसे लोगों को संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। राजनीति के भेंट चढ़ा दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? वहीं पीएम के संबोधन के बीच विपक्ष ने वॉकआउट किया है। विपक्ष ने पीएम पर सदन में झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। सभापति का बयान, विपक्ष ने संविधान का अनादर किया है। जी हां, विपक्ष ने वॉकआउट किया, जिस पर सभापति ने कहा कि विपक्ष ने संविधान का अनादर किया है। पीएम मोदी ने कहा विपक्षी नेता मैदान छोड़कर भागे हैं। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, करते कुछ है। उनकी कथनी और करनी का जो भेद है वो सबसे बड़ा उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ करके भी दिखाएं। 10 साल से तो हम लोग भाषण ही सुन रहे हैं। थैंक यू। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है
जो संविधान के तहत ली है, भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। वहीं मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने हमला किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में पीएम ने मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं दिखाई। आसन से सांसद अल्फ्रेड को सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिली। कल जैसे ही पीएम ने लोकसभा में बोलना शुरू किया, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी के भाषण के दौरान सदन में जमकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष का आरोप है कि पीएम ने लोकसभा में मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार दिखाया। कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला। बात तो मणिपुर के लिए था, यही था ना, मणिपुर के लिए बोलने का मौका दिया जाए। मांग क्या थी? जस्टिस की मांग कर रहे थे लोग कि मणिपुर की घटना पे बोलने का 1 मिनट मौका दिया या 1 मिनट मौका दिया है। और गुजरात के सूरत से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सूरत में भारी बारिश से भारी तबाही जो है देखने को मिली है। जी हां, ड्रोन तस्वीरें जो सामने आई हैं, सूरत में भारी बारिश के बाद कैसे भारी तबाही देखने को मिली है, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। भारी बाढ़ से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। जरा इन ड्रोन तस्वीरों को गौर से देखिए। दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पलसाना के बालेश्वर गांव में बाढ़ भीषण संकट इस वक्त बन चुकी है। हर गली, चौराहा, घर, दुकान, सब जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सामने आई ड्रोन तस्वीरों में पूरा गांव आपको पानी में डूबा नजर आ जाएगा। बारिश बंद होने के करीब 5 घंटे बाद भी गांव से बाढ़ का पानी जो है वो कम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कई सालों से हालात जस के तस बने हुए हैं। बाढ़ के चलते हर साल आसपास के दूसरे गांव से यहां की कनेक्टिविटी जो है वो टूट जाती है और इस बार भी यही हुआ है। वहीं गांव में सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है, मानो तालाब के बीच बस्ती किसी ने बसा दी हो। पानी का बहाव किसी बड़ी नदी से कम नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए, अंदाजा लगाइए। आपको नदी जैसी तस्वीर दिखेगी, आपको लगेगा ही नहीं यहाँ कोई गांव भी है, यहाँ लोग भी रहते होंगे। दूर तलक देखिए, आपकी नजर जहां तक जा रही है, पानी ही पानी, चारों तरफ पानी का कब्जा है। अगली बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से मिल रही है। मुरादाबाद में बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भरा आया है, रेलवे ट्रैक पर भी पानी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से। देखिए, निचले इलाकों में और ज्यादा हालात खराब है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हाल कैसे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए। तमाम हिस्से आपको जलमग्न नजर आएंगे। रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ट्रैक पर भी पानी नजर आ रहा है। सड़क, बाजार, दुकान, घर, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पानी का कब्जा देखने को मिलेगा। वहीं राहुल के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। राहुल ने सनातन का अपमान किया है, बीजेपी का यह आरोप है। और प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन किया है। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। राहुल गांधी जी ने जानबूझकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। और उनका ये कहना कि हिंदू हिंसक हैं, असत्यवादी हैं और ये कहना कि वो नफरत फैलाते हैं, सरासर झूठ है, असत्य है और इसके पीछे किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं। उन्होंने ये कहा था, नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस हिंदू धर्म रक्षक नहीं है।
हम सब वो हिंदू हैं जो हिंदू धर्म के टॉलरेंस को मानता है। इन टॉलरेंस की राजनीति जिसने की है, अपने आप को जो हिंदू बताते हैं पर इन टॉलरेंस की। और आगे आपको दिखाएंगे नीट पेपर धांधली पर किसने किया विरोध प्रदर्शन, लेकिन उसके पहले देखिए एनसीपी की क्यों हुई अहम बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायकों की कल अहम बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बड़ी बात यह कि इस बैठक में अजीत पवार गुट के माने जाने वाले नवाब मलिक भी नजर आए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अजीत पवार गुट में शामिल होने और महायुति का हिस्सा होने पर खुलकर विरोध जताया था। फडणवीस के विरोध पर अजीत पवार ने भी नवाब मलिक से दूरी बनाई थी। नवाब मलिक की बैठक में शामिल होने से सियासी चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली महिला आयोग को लेकर लेटर वॉर अब तेज हो गया। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की केजरीवाल को चिट्ठी के बाद किरण नेगी और फिरदौस खान ने स्वाति मालीवाल को चिट्ठी लिखी और उन पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी और 6 महीने से आयोग के किसी भी सदस्य को सैलरी न मिलने के आरोप लगाए थे। तो दिल्ली में नीट को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। एसएफआई, आयसा, एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने दोबारा एग्जाम की भी मांग की है। सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने दोबारा से एग्जाम कराने की मांग यहां की है। शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की गई है और सरकार से मांग की है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अयोध्या में पगड़ी उतार दी है। सरयू में डुबकी के बाद प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी को अर्पण किया है। बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी द्वारा पगड़ी उतारते ही उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उनके समर्थकों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित की है।